नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 10 की। इतिहास का अध्याय 10 जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक में हमने इसके पहले 9 अध्यायों को पढ़ा है और हम यह जानते हैं कि हम इस पुस्तक के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, है ना। और हमने शुरुआत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ, उसके कुछ पहले से और आज़ादी तक हमने पढ़ लिया है। अब स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के तुरंत बाद का भारत कैसा था, कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आई, वह हम मुख्य रूप से इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ इस अध्याय के विषय में, तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, तब उसके सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थी, है ना। क्या हुई होगी चुनौतियाँ, हम इसकी कल्पना कुछ हद तक कर सकते हैं। जैसे कि यह जो भारत था उसमें एकता और अखंडता की उस समय सबसे बड़ी एक चुनौती हमारे सामने आती है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, जो भारत है, वह बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा और अलग अलग क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर जो है रहते हैं, उनका घर है ना। फिर और अगर हम समस्याओं की बात करें तो कौन सी हो सकती है, जैसे कि एक लोकतंत्र की, गणतंत्र की स्थापना करना यहाँ पर एक चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है ना। लोकतंत्र स्थापित करना या मैं कहूँ कि चुनाव करवाना, ये सब भी यहाँ की समस्याएं हो सकती हैं। एक और समस्या थी, वो ये थी कि कुछ शरणार्थियों को लेकर के थी कि शरणार्थी जो हैं वो पाकिस्तान से भारत आए थे, है ना। और मैं आपको बता दूं कि इनकी संख्या लगभग 80 लाख थी, है ना। तो इन लोगों के रहने का इंतज़ाम करना, है ना, फिर उनको रोज़गार प्रदान करना आदि, ये सब भी चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है ना। फिर एक चुनौती के तौर पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया था, है ना, उसके एक हिस्से में तो हम ये जानते हैं कि देशी रजवाड़ों का शासन था, है ना। और 500 रियासतें, राजाओं की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो ऐसी थी जिस पर नवाबों का उस समय शासन चल रहा था। फिर संविधान की संरचना करना, है ना, संविधान की रचना, और फिर उसमें भारतीय संविधान की कुछ खासियत हैं, वो उनका भी जिक्र हम इस अध्याय में करने वाले हैं, है ना। जैसे धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, शक्तियों का विभाजन, ये सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ विकास की योजनाओं के संबंध में हमें इस अध्याय में जानने का मौका मिलेगा, है ना। योजना आयोग के विषय में हम जानेंगे। पहली पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जानकारी हमें इसमें मिलेगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्यों निकाली गई थी आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी हमें इस अध्याय में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बिना देर किए अब मैं, जैसा कि मैंने आपको अभी इस अध्याय की शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है, तो अब हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। और इंट्रोडक्शन में हमेशा इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमें पता हो कि हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं तो हमारा मस्तिष्क अपने आप को थोड़ा तैयार कर लेता है ना। हम सेल्फ प्रिपेयर हो जाते हैं और हमारे मन में रुचि पैदा हो जाती है, इंटरेस्ट जाग जाता है सब्जेक्ट को, टॉपिक को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस शीर्षक से, जो है एक नया और खंडित राष्ट्र। दोस्तों, बात है अगस्त 1947 की। हुआ क्या था कि भारत जो है आज़ाद हो गया था और उसके सामने बहुत सारी बड़ी चुनौतियां उस समय थी। बंटवारा हुआ और बंटवारे की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान से लगभग 80 लाख शरणार्थी जो थे वो आ गए हमारे भारत में, है ना। और इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें रोजगार देना उस समय बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये तो तय है कि रियासतों की समस्याएं तो नहीं रही होगी, रियासतों की समस्याएं तो खत्म हो गई थी और तकरीबन 500 रियासतें थी, राजाओं या नवाबों के शासन में उस समय चल रही थी। तो इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना उस समय एक टेढ़ा काम था, है ना। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इट इज़, आप इसको ऐसे ही समझिएगा। दोस्तों, शरणार्थी जो आए थे और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना बहुत ही लाजमी था, ज़रूरी था। और लंबे दौर से तो हम जानते हैं कि यह एक नवजात राष्ट्र था और इसको एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता थी दोस्तों, जो यहाँ के लोगों की
आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को सबसे अच्छी तरह क्या कर सके, व्यक्त कर सके, बता सके। ठीक है, इस चित्र को आप देखिए। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हो रहा है। फरवरी 1948 का यह समय है। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे दुख में, गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था वो कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। दोस्तों, उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू जी का भावुक भाषण सुना। और वो यह था कि दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह पहली बार था जब नेहरू जी ने राष्ट्रपिता कहकर गांधी जी को संबोधित किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1947 में भारत की जनसंख्या यानी यहाँ की आबादी बहुत बड़ी थी, है ना। कितनी थी मैं आपको बता दूं, 34.5 करोड़। उस समय के मान से ये उस समय भी अधिक थी, और आज के मान से आज की भी अधिक है ही। दोस्तों, यह आबादी आपस में बटी हुई थी, है ना। किन हिस्सों में बटी हुई थी? इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस विशाल राष्ट्र के, विशाल देश के लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोला करते थे। उनके पहनावों में, उनके कपड़ों में भारी फर्क था। उनके खान पान, काम धंधों में भी भारी विविधता थी, डाइवर्सिटी थी। और इतनी विविधता वाले लोगों को एक देश में, एक राष्ट्र राज्य के रूप में किस प्रकार से संगठित किया जा सकता था, यह एक बड़ा प्रश्न उस समय चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा था। दोस्तों, एकता की समस्या जो थी ना, इसके साथ ही विकास भी जो थी वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी स्थिति उस लड़के की तरह थी जिसको शुरू से बेड़ियों में बांध कर रखा गया और अचानक उसकी बेड़ियां खोल दी गई, और वो जब खड़ा हुआ तो देखता क्या है कि मेरे सारे साथी दौड़ रहे हैं और मुझे भी दौड़ना होगा। अब आप ही सोचिए वह किस प्रकार से तुरंत में दौड़ना शुरू कर सकता है ना। तो जो समस्या उस लड़के की है वही समस्या हमारी भी थी। ठीक है ना। दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या कहाँ रहती थी? ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, गांव में रहती थी। और आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे, वर्षा पर निर्भर रहते थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यही जो स्थिति थी ना, ये अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। अगर फसल चौपट हो जाती थी तो नाई, बढ़ई, बुनकर और जो अन्य कारीगर थे, इनकी आमदनी पर भी क्या पैदा हो जाता था? संकट पैदा हो जाता था। होगा ही ना, क्योंकि देखिए अधिक से अधिक लोग कृषक हैं। नाई के पास जो लोग आते हैं, जो उसको पैसा देते हैं काम करवाने के बदले, वो भी कौन है? किसान लोग ही हैं। अधिकतर कृषि पर निर्भर लोग ही हैं, है ना। तो सभी का जो है कारोबार ठप होने लग जाता था, उस पर असर पड़ता था। दोस्तों, शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ जो थी वो भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या फिर हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो इसकी कोई भी खास व्यवस्था नहीं थी उस समय। और इस बड़ी आबादी, विशाल आबादी को गरीबी के इस चंगुल से निकालने के लिए दोस्तों सिर्फ खेती की उपज बढ़ाना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना जो है वो ज़रूरी था, ऐसा हम नहीं कह सकते, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करवाना था। ठीक है ना। सिर्फ हम कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते थे, और यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए उद्योगों का निर्माण भी बहुत आवश्यक था। दोस्तों, एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। हमें सबको एक भी रखना था, एकता भी बढ़ाना था उनके मन में एक दूसरे के प्रति, और साथ ही साथ विकास भी करना था, है ना। विकास के पथ पर अग्रसर रहना था। दोस्तों, यदि भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। इसीलिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि सभी तबकों के बीच में जो मतभेद मौजूद हैं उनको दूर किया जाए सबसे पहले। इसीलिए दोस्तों, ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ सकते थे, कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के मध्य में, और कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच में, कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। दोस्तों, ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। ठीक है ना? तो आवश्यकता थी कुछ नियमावलियों की। आप जानते हैं ना कि हम जब स्कूल जाते हैं तो कुछ नियमों को हम फॉलो करते हैं, है ना? और वो नियम हर छात्र के लिए बराबर रूप से, बराबर मात्रा में मान्य होते हैं, सभी को मान्य होते हैं। तो जब एक स्कूल को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता है तो देश बिना नियमों के कैसे चल सकता है? इसीलिए आवश्यकता थी एक नए संविधान की रचना की, है ना? और दोस्तों, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य में तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में एक बहुत ही लंबा विचार विमर्श किया। आप समझ रहे हैं? और इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में तो आयोजित की गई थी, लेकिन इसके जो सदस्य थे ना, जो मेंबर्स थे, वो पूरे देश में फैले हुए थे, है ना? और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे, यानी उनके लीडर थे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों, हमारे संविधान की एक खासियत यह भी थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। अब आपके मन में जिज्ञासा जाग रही होगी कि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आखिर क्या है? तो भैया, इसका अर्थ होता है सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का, यानी वोट देने का अधिकार। ठीक है ना? 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में मत देने का, यानी वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था दोस्तों। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता को चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ठीक है ना? ब्रिटेन और अमेरिका जैसे जो अलग अन्य देश थे ना, इनकी जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में जो है दिया गया था, आप ऐसा समझिए। और सबसे पहले ना वहाँ पर जो संपन्न पुरुष हुआ करते थे ना, उनको वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद दोस्तों बारी आई शिक्षित पुरुषों की, उनको भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे समय के संघर्ष के पश्चात यह अधिकार मिला। और दोस्तों, महिलाओं को तो सबसे अंत में मताधिकार दिया गया दोस्तों, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद में। इसके विपरीत अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो आज़ादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया था दोस्तों कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़। इस चित्र को देखिए दोस्तों, संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, संविधान की ये तो पहली विशेषता थी। दूसरी क्या थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। यानी कानून की नज़र में कोई भी धार्मिक, जाति संबंधित भेदभाव नहीं कानून जो है रखता है ना? कानून सभी के लिए समान है। दोस्तों, भारत के कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश या हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय यानी मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था दोस्तों। लेकिन
भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। दोस्तों, मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे और नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे कि हिंदुओं को दिए जा रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये संविधान की दो विशेषताओं के बारे में अभी हमने जाना। अब संविधान की तीसरी विशेषता की बात करते हैं। तो संविधान की तीसरी विशेषता क्या थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था थी और व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, यानी अस्पृश्यता को हटा दिया गया। और अब तक दोस्तों हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। और एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय कर दिया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए भी आरक्षित किया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों की दलील यह थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं हो सकती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। लेकिन जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां ही जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए दोस्तों खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। दोस्तों, अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था और संविधान उन्हें जो नए अधिकार मिले संविधान से, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम पढ़ते हैं स्रोत 1 को, देखते हैं क्या जानकारी इसमें हमें दी गई है। हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था, हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हों, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को प्राप्त होते हैं अथवा मिलते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी एक लंबी चर्चा की और कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। बात ठीक भी थी। दोस्तों, कई अन्य सदस्यों का ऐसा मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। दोस्तों, अलग अलग लोगों का मत अपने अपने स्तर पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह चुनना कि इसमें से कौन सा अधिक बेहतर होगा अक्सर कठिनाई का काम होता है। मद्रास के एक सदस्य का यह आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार
प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। दोस्तों, इन सभी मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों की विभिन्न विषयों की तीन सूचियों में संविधान को बांट दिया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समझते हैं। दोस्तों, केंद्रीय सूची की हम बात करेंगे। इसमें कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों को रखा गया था। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते थे। और राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर 1891 से 1956, इनको प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। इस तस्वीर में आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को देख सकते हैं। दोस्तों, संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेज़ी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे, उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए TT कृष्णामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का यानी मध्य का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का यानी उपयोग का फैसला लिया। दोस्तों, संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। दोस्तों, संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर, गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह बात शब्दशः समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले पैराग्राफ में, जो है राज्यों का गठन कैसे किया जाए। इस शीर्षक के अंतर्गत, या मैं कहूँ कि इस प्रश्न के अंतर्गत कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, यह भी एक चुनौती थी, है ना। चलिए जानते हैं। भाषाई यानी भाषा से संबंधित। दोस्तों, समय था 1920 का। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा तब प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना एक अलग प्रांत होगा। और स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। ठीक है, पहले आश्वासन दिया और बाद में कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। दोस्तों, देश विभाजन के परिणाम से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। ऐसे में दोस्तों, ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। दोस्तों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे।
दोस्तों, विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना, जैसा कि पटेल ने कहा, मैं शब्दशः आपके सामने रखूंगा इस बात को, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसका जिक्र होने वाला है। ये शख्सियत है गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु। दोस्तों, तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष की भावना पैदा हुई, असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। दोस्तों, जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए दोस्तों भूख हड़ताल यानी अनशन पर बैठ गए। और जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लग गए। दोस्तों, जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन तक अनशन चला। उसके बाद दोस्तों 15 दिसंबर 1952 को पोट्टू श्रीरामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि अखबार ने लिखा था, एक श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। दोस्तों, विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और इसी तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। दोस्तों, आंध्र की स्थापना के पश्चात अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लग गए और इसी के फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। नाम समझिएगा, कौन से आयोग का गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। अब आयोग ने क्या सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। दोस्तों, उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी, यानी संख्या अधिक थी। आप ये नक्शा देख सकते हैं, ठीक है। भाषीय राज्यों का गठन किया गया था, है ना। हैदराबाद ये केंद्रीय प्रांत था, ये नागर हवेली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात मध्य प्रांत, है ना, ग्वालियर, राजपुताना, भागलपुर, पंजाब आदि। ये जो रंग से दिखाई गई हैं रियासतें हैं और ये ब्रिटिश भारत को दिखाने वाला दर्शाने वाला हिस्सा है। इस नक्शे में देखिए, ये जो रंग है ये भूतपूर्व रियासतों को दिखा रहा है और ये अन्य राज्यों को आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में है। और भूतपूर्व रियासतों की बात करें तो राजस्थान, अजमेर, मेवाड़, मध्य भारत, जम्मू और कश्मीर, कच्छ, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर आदि, त्रावणकोर, कोचीन इसमें आते हैं, मणिपुर, भूटान के आदि के, त्रिपुरा के साथ में, ठीक है। दोस्तों, जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई। लेकिन 31 अक्टूबर 1956 तक ऐसी कई रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसीलिए दोस्तों 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। इस चित्र को देख लीजिए, महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल का यह चित्र है। स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। अब हम बात करने वाले हैं विकास की योजनाएं बनाना, इस पर। दोस्तों,
भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित कराने के लिए नए भारत का यह एक बड़ा लक्ष्य बन गया था। और 1950 में क्या हुआ कि सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन कर दिया। समय था 1950, गठन किया योजना आयोग का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये बात याद रखेंगे। दोस्तों, इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलने वाला है और यह राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। दोस्तों, किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, क्या कार्य होगा, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सब को परिभाषित करना योजना आयोग का ही काम था। ठीक है ना। गठन कब किया गया? 1950 में, भूलना नहीं है। राज्य, सरकार से संबंधित। ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है, अपितु राष्ट्र से ही है। समझ गए आप? ठीक है, इस चित्र को देखिए। गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। मध्य प्रदेश में स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से यह पहला था और इसका निर्माण 1960 में पूरा हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों 1956 की अगर हम बात करें तो इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। ठीक है, और इस योजना में क्या था कि इस्पात जैसे जो भारी उद्योग थे ना और जो विशाल बांध परियोजनाएं थी, इन सब पर सबसे अधिक जोर दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को आप शॉर्ट में ऐसा समझ लीजिए कि 5-5 साल के लिए गवर्नमेंट ने अपने टारगेट डिसाइड किए और कहा कि इस पर अब हम 5 साल में अधिक तौर पर काम करेंगे। समझ गए आप? दोस्तों, ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए थे। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें यानी कि प्रयास अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। आप ये बात याद रखिएगा। कुछ लोगों को क्या लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अब स्रोत 2 पढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार। दोस्तों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे, अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था। अब इसको पढ़ करके हम उनकी मनस्थिति को समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, एकाग्रता के साथ में। शब्दशः पढ़ूंगा, समझाते हुए पढ़ूंगा। बीच में लगा कि अगर कुछ चीज़ समझानी है तो आपको समझाऊंगा भी। ठीक है। पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जन समूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट निहित है यानी छुपा हुआ है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है, यानी जो जनता चाह रही है। ठीक है, हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए, जैसे कि हम साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से, हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से ही आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत, गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू को आप यहाँ पे देख सकते हैं। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना दोस्तों 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी और छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।
महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चित्र को आप देख सकते हैं। ये चित्र जो है संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन का है। कृष्ण मेनन ने 1952 से 62 यानी 10 साल के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह, जानकारी को ज़रूर पढ़ते हैं। जिस समय दोस्तों भारत को आज़ादी मिली, तब तक जो दूसरे विश्व युद्ध की तबाही थी उसको कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल में थी, ठीक है ना, यानी शुरुआत में थी। और 1950 और 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हो गया। शक्तिशाली देशों के बीच में एक तरह का प्रतिद्वंदिता पैदा हो गई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते चले गए। तो इसी के परिणाम से दोस्तों दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। दोस्तों यह वही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का दोस्तों मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों। कौन कौन? मैं फिर से नाम पढ़ता हूं, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत। लेकिन गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था दोस्तों। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैये को अपनाया, किंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुट निरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। दोस्तों 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। चित्र को देख रहे हैं आप। बानजुंगू इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में दोस्तों 29 से ज्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी हम रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों इस शीर्षक को पढ़ते हैं, राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। दोस्तों 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई है। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे परेशानी की बात तो यह भी है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला
लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों को समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूल में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दोस्तों, दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। इस चित्र को आप देखिए, ये बम्बई स्थित धारावी, जो दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इसके दूर वाले सिरे पर हम गगनचुंबी इमारतों को देख सकते हैं, ऊंची ऊंची बनी है। दोस्तों, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के सीमाओं के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्रीलंका में उस समय क्या हुआ। 1956 की बात है दोस्तों, जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था। उसी समय दोस्तों श्रीलंका, तत्कालीन नाम जिसका सिलोन है, की संसद ने एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा दोस्तों उस समय बना दिया गया। ध्यान से समझिएगा, श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का उस समय दोस्तों विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। दोस्तों, एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। दोस्तों, सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बंट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है, जबकि इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है। कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया था, तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझ करके बिखर जाता। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए भी कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता क्या चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहजता से आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का यह अध्याय आपको संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि यदि यह अध्याय या वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो की लिंक को आप ज़रूर शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, इस अध्याय को समझ पाएँ, इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझ पाएँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इतिहास हमारे लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस बात को भी समझना हमें ही है। ठीक है ना? जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में, अगली कक्षा के अध्याय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।